लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कैपिटल बिजनेस के बारे में, कैपिटल बिजनेस, फिक्स एसेट्स, परचेज, सेल, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विद सेल्स होता है, मतलब सेल करने के लिए जो हम लोग खर्चे करते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रिलेटेड विद सेल्स। रिलेटेड विद सेल्स का मतलब आपने कोई, जैसे आप कोई शॉप खोलेंगे अपना, तो आप लाइट जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कोई स्टाफ रख रहे हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो जो खर्चे करते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 रुपये का कोई सामान हम बाज़ार से खरीद कर आएंगे तो हम उसको 120 रुपये में बेचेंगे, लेकिन उसको 120 रुपये में बेचने के लिए हमको एक शॉप भी होनी चाहिए मेरे पास, जिसका किराया हमको देना पड़ेगा। अगर अपनी है तो भी हमें उसका हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा, हमें कुछ फर्नीचर लगाना पड़ेगा, कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे। अगर बहुत छोटी शॉप है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हमें स्टाफ की ज़रूरत है। तो स्टाफ की सैलरी हमें देनी है क्योंकि हमें सेल को प्रमोट करना है। इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट करना होगा। जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कस्टमर मेरे पास आएगा नहीं। अपनी शॉप को डेकोरेशन करना होगा, शॉप देखने में अच्छी नहीं लगेगी तो कस्टमर मेरे पास आएगा नहीं। तो इसलिए ये सारे खर्चे, जितने भी दुकान के खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसीलिए इसको लिखा गया है रिलेटेड विद सेल्स किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस में हम लोग सेल करते नहीं हैं, कोई प्रोडक्शन करते नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल बनाया है तो हमने एक असिस्टेंट रखा होगा, काउंसलर, टीचर है, हमें कोई इंस्टीट्यूट खोला है तो काउंसलर रखे होंगे, स्टाफ तो होगा ही हमारे पास। तो जितना भी स्टाफ की सैलरी है, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब आपने कोई सामान खरीदा, आपने, इट इज़ रिलेटेड विद परचेज होता है या प्रोडक्शन होता है। रिलेटेड विद परचेज कह सकते हैं आप, या फिर इसको रिलेटेड विद प्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या कि जब तक कोई सामान बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके लाए हैं, अब आप उसको बनाएंगे, जब बनाएंगे, पैक करेंगे, रेडी हो जाएगा तभी आप उसको सेल करेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो बाज़ार से उसको किराया लगता है मंगवाने का। मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं, दिल्ली से मंगवा रहे हैं, तो कानपुर में वो सामान 500 का मिल रहा है, दिल्ली में वो सामान 200 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दिल्ली आने जाने का किराया 400 रुपये लग रहा है, तो आप नहीं मंगाएंगे क्योंकि वो आपको 600 रुपये का पड़ेगा जाकर। कानपुर में 200 रुपये का मिल रहा है, दिल्ली में, कानपुर में 500 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में 200 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दिल्ली आने जाने का किराया 400 रुपये। तो क्या आप उसको मंगवाएंगे? नहीं मंगाएंगे क्योंकि आपको तो 600 रुपये पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट से मतलब नहीं है, कॉस्ट प्लस उसका आने का किराया, उसको पैकिंग, जब तक वो सेल के कंडीशन पर ना आ जाए। एक प्रोडक्ट खरीदने हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हाँ हम 10 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक का भी किराया 400 रुपये लगेगा और 10 का भी किराया 400 लगेगा, तब आप उसको खरीद लेंगे, राइट। तो आपने उसको 200 में 10 खरीदे, 2000 रुपये का प्लस 400 रुपये आपको भाड़ा लगा, तो 2400 रुपये की 10 पड़े आपको। ऐसे जोड़ेंगे आप, 200 रुपये का एक का था, 10 आपने दिल्ली से मंगाए, 2000 रुपये लगे, उसका दाम है, प्लस 400 रुपये उसका किराया लगेगा आने जाने का। तो आपको 10 सामान कितने के पड़ेंगे? 2400 के पड़ेंगे। कानपुर में मिल रहा है पर 500 रुपये का, तो आप दिल्ली से 2400 में 10 मंगा लेंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो आप
केवल 200 रुपये उसकी कॉस्ट नहीं जोड़ी, बल्कि 400 रुपये उसके आने जाने का किराया भी उसके अंदर जोड़ा। हो सकता है लाने में एक टूट जाए, एक ख़राब हो जाए, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2400 में 9 पड़ेंगे तो भी आपको सस्ता पड़ेगा। या इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा वहाँ से लाने का। सब मिला करके मान लीजिए 1000 रुपये का भी खर्चा आ गया, 400 रुपये भाड़ा, 100 रुपया कन्वेंस, 200 रुपये उसका कमीशन दो के, सब मिलाकर अगर आपको 2800 का भी पड़ा तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप सारे खर्चे जोड़ रहे हैं, दिल्ली का किराया, दिल्ली का रहना खाना, दिल्ली का कन्वेंस, दिल्ली का सेल्स कमीशन। क्यों? जब तक वो सामान आपके पास बन करके तैयार नहीं हो गया। तो जब तक कोई प्रोडक्ट बन करके तैयार नहीं हो जाता, तब तक होने वाले एक्सपेंसेस कौन से कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसीलिए इसको रिलेटेड विद परचेज कहा जा रहा है। अब प्रोडक्शन पर आइए, आपको पनीर बेचना है, तो आपको दूध मिल रहा है 50 रुपये, पनीर आप बनाएंगे तो उसका गैस जलाएंगे, उसका समय ख़राब होगा, प्लस 1 किलो में पूरा पनीर नहीं निकलेगा, राइट? तो 4 किलो में 1 किलो पनीर मिलेगा आपको। तो केवल दूध की कॉस्ट नहीं हुई, गैस की कॉस्ट, जो इसको बना रहा है उसकी कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट, जब वो पूरा पनीर बन करके तैयार हो जाएगा तब बेचने लायक कंडीशन पर आएगा। मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस गैस की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, जो उसका मेकिंग चार्ज है वो बनाएंगे, जो उसमें मसाला डालेंगे। मान लीजिए कोई दालमोट बना रहे हैं, तो आपने आटा लेकर के आए या जिससे भी बेसन लेकर के आए, तो बेसन को भूना, उसको काट, उसको दालमोट बनाई, उसको छाना, उसका छन्ने का गिराया, सब मिला करके फिर आपने पैक किया, पैकेट बनाया, तब आप उसको बेच पाएंगे। उसमें लेबर चार्ज, लेबल लगाया, सब जोड़ करके आप देखेंगे कि आपको वो कितने रुपए का दालमोट का पैकेट आपको पड़ रहा है, राइट? अगर वो 50 रुपये का है ना, 20 रुपये का बेसन नहीं लगा उसमें, 20 रुपये का बेसन लगा, लेकिन 30 रुपये उसके ऊपर और खर्चे आए, तब वो 50 रुपये में बनेगा, तब आप उसको 60 रुपये में बेचेंगे, राइट? तो इसका मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ दिखाई दे रही है वो डायरेक्ट है। आप घर से आ रहे हैं तो आप किराया दे रहे हैं, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं, राइट? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब छुप के नहीं, या डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब वो परचेज से रिलेटेड है कि सेल्स से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनके में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन करती हैं, उन्हीं के में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। वही लोग प्रोडक्शन करेंगे, लेबर रखी होगी, बनाएंगे, पैक करेंगे, तो उनके में डायरेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस करता है उसके में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम होते हैं। केवल किराया हो सकता है किराया भी नहीं हो, हम ऑनलाइन मंगवा लें। जैसे आज की डेट में हमारे पास खुद डीलर दे जा रहा है। जैसे हम ब्रेड बेचते हैं तो ब्रेड वाला तो हमको अपने आप ही ब्रेड दे जाता है, हम उससे 22 रुपये की ब्रेड खरीदते हैं और 25 रुपये में बेच देते हैं। तो हमें मार्केट ब्रेड लेने जाना नहीं पड़ रहा है, और न ही कस्टमर को घर देने जाना पड़ रहा है। सामान हमारे पास अपने आप आ रहा है और कस्टमर भी हमारे पास अपने आप आ रहा है। तो जितने का सामान आता है बस उतने को ही हम आगे उसको बेच देते हैं। तो हमारा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। रेडीमेड सामान आया और रेडीमेड सामान मैंने बेचा। अगर हमें ब्रेड लेने जाना पड़ता है तो हम उसमें अपना पेट्रोल का खर्चा जोड़ेंगे कि 22 रुपये की ब्रेड है, अब हमें 1 रुपया उसमें लाने का किराया लग जाता है, तो हमको 23 रुपये की पड़ती है और अब 25 रुपये में बेचते हैं। अगर साइकिल से जाएंगे तो भी कोई भी खर्चा नहीं पड़ा, लेकिन हम जाएंगे तो नहीं पड़ा, लेकिन हमने कोई लेबर रखी है तो उसका तो सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई, क्योंकि वही तो लेकर के आता है, राइट? हाँ, रेलवे से लगाएंगे, कार्टेज बोलते हैं उसको। तो ये अगर बाहर से सामान आ रहा है और किराया देना पड़ रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हमारी शॉप पर अपने आप सामान आ रहा है और वो किराया नहीं ले रहा है, बेचने वाला भी नहीं ले रहा है, कई बार भेजने वाले भी किराया जोड़ देंगे, तो
तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। मतलब कुल मिला के डेफिनेशन ये जाती है कि जब तक प्रोडक्ट बेचने की कंडीशन पर नहीं आ जाए तब तक सब क्या होता है, डायरेक्ट। और जब वो बेचने की कंडीशन पर आ जाए उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। और दूसरे तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, फैक्ट्री। अगर हमारी कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो फैक्ट्री के जितने खर्चे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का काम, फैक्ट्री में क्या काम होगा, फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन का काम होगा, ठीक है। और ऑफिस के जितने खर्चे होंगे, आप ये समझिए कि आप ऑफिस के खर्चे कर रहे हैं कि फैक्ट्री के खर्चे कर रहे हैं। क्या आपकी फैक्ट्री है कि ऑफिस है? ऑफिस में हम लोग कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर ऑफिस है तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे, हो सकता है हो ही ना, राइट, सब इनडायरेक्ट होते हैं। और अगर हमारी फैक्ट्री है तो हमारे डायरेक्ट भी होंगे और इनडायरेक्ट। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो यही टर्म्स हैं। डेटर्स किसको कहते हैं, क्रेडिटर्स किसको कहते हैं। डेटर्स उधार वाले कस्टमर होते हैं और क्रेडिटर्स उधार वाले सप्लायर होते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको हम लोगों ने सामान बेचा है, जो हमारे कस्टमर हैं, उधार पर बेचा है, जिनसे हमको पैसा लेना है। और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, जिनको हमें पैसा बेचा है, कस्टमर। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या अंतर था। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स जो कि 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, और करंट एसेट्स जो, तो करंट एसेट्स में स्टॉक आता है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, वो 1 साल तक फिक्स नहीं होती है। करंट एसेट्स में स्टॉक आता है और कैश आता है, बैंक आता है। करंट एसेट्स में स्टॉक आएगा, हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, सर्विस बिजनेस में होता ही नहीं है स्टॉक। करंट एसेट्स कैश रहेगी हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, इसको कैश इन हैंड कहा जाता है। मेरे पास कितना कैश रखा हुआ है या मेरे बैंक में कितना रखा हुआ है। ये हमारी करंट एसेट्स है। इसके बाद लायबिलिटी के बारे में बात करी थी। जो हमको पेमेंट करना होता है उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। जो हमको पेमेंट करना होता है उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ये भी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म का मतलब जो 1 साल से ज़्यादा हम पे करते रहेंगे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, और शॉर्ट टर्म का मतलब जो थोड़े 1 साल से कम, 1 दिन से लेकर के 364 दिन तक। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, तो होम लोन ले लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। अगर हम उधार परचेज़ करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। मतलब जो क्रेडिटर होते हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं वो शॉर्ट टर्म है। हम उनसे सामान खरीदेंगे और उनको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर हम उनको पेमेंट कर देंगे उधार के, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मानी जाएगी। और बैंक से परमानेंट 5 साल का लोन ले लिया तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानी जाएगी। ये टर्म्स हैं हमारे।
तो जब आप अकाउंटिंग की स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल कितना आपने लगाया बिज़नेस में, आपने बिज़नेस में कितनी कैपिटल लगाई, कितने से बिज़नेस स्टार्ट किया, कितनी कैश से स्टार्ट किया, कितना बैंक से निकाला। उसके बाद उस कैपिटल से आपने कौन कौन सी फिक्स एसेट्स खरीदी। मतलब मैंने 5 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया तो 1 लाख दुकान का किराया देंगे, जिस शॉप का जहाँ से हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसमें 2 लाख की मशीन लगाएंगे, 1 लाख का फर्नीचर लगाएंगे। ऐसे करते हुए हमने फ़िक्स एसेट्स लगाई उसमें। जब फ़िक्स एसेट्स लग जाएगी तो सामान भरेंगे, जिसको हम लोग करंट एसेट्स कहेंगे, स्टॉक के लिए। तो जैसे ही बिज़नेस स्टार्ट होगा कैपिटल लगेगी, कैपिटल लगने से फ़िक्स एसेट्स खरीदी जाएंगी, उसके बाद स्टॉक खरीदा जाएगा तो करंट एसेट्स आएंगी। हो सकता है सर्विस बिजनेस हो तो करंट एसेट्स ना हो, क्योंकि हम फ़िक्स एसेट्स तो खरीदेंगे लेकिन मेरे पास कोई भी स्टॉक कैपिटल तो होगी। सर्विस में भी कैपिटल होगी, नहीं तो ये बनेगा कैसे, क्लासरूम कैसे बनेगा। टीचर है तो वो कहीं तो कुर्सी मेज लगा कर बैठेगा, ब्लैक बोर्ड खरीदेगा, तभी तो क्लास ले पाएगा। अगर होम ट्यूशन कर रहे हैं तो उसकी फिक्स एसेट्स नहीं होगी, लेकिन किसी टीचर ने अपना इंस्टीट्यूट खोला है तो उसको इंस्टीट्यूट खोलने का किराया एडवांस 3 महीने का देना पड़ेगा। एक कमरे में कुर्सियाँ लगानी पड़ेंगी, कुर्सियाँ खरीदनी पड़ेंगी, मेज और बोर्ड खरीदना पड़ेगा, उससे वो काम शुरू करेगा। लैपटॉप प्रोजेक्टर होगा तभी क्लास चालू हो पाएगी। होम ट्यूशन्स करते हैं, कहीं नहीं गए, अपना ऐसे कॉपी में पढ़ाने गए तो हमारे पास कोई भी फिक्स एसेट्स नहीं। तो नॉर्मली बड़े बिजनेस में फिक्स एसेट्स होती है। कब तक हम कॉपी में पढ़ाएंगे, एक ना एक दिन तो हम लोग बच्चों को ही अपने पास बुलाना शुरू करेंगे ही करेंगे। तो छोटे बिजनेस में नॉर्मली फिक्स एसेट्स नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस बड़ा होगा, चाहे कोई भी हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें फिक्स एसेट्स होंगी राइट। करंट एसेट्स में स्टॉक आ जाएगा, तो सर्विस बिजनेस में स्टॉक नहीं होगा लेकिन कैश तो होगी। पहले हम 1 महीना पढ़ाएंगे सबको, बाद में हमको ट्यूशन फीस मिलेगी। ये नए बिजनेस में होगा। जब मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो एडमिशन पर एडवांस फीस ले लेंगे, बाद में पढ़ाएंगे। तो सब चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ बिज़नेस या लाइफ ऑफ द बिज़नेस पे। नए बिज़नेस में धीरे धीरे कम होगा और बड़े बिज़नेस में सब चीज़ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लोगों को लगेगा ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो हमें एडवांस में फ़ीस दे करके एडमिशन लेंगे और हम उसे एडवांस में पैसे ले करके पढ़ाएंगे राइट। तो करंट एसेट्स हमारी बनती रहेगी। इसके बाद हम लोग खर्चे करना स्टार्ट करेंगे। खाली फीस लेने से हमें काम नहीं चलेगा, तो हमें लाइटिंग ठीक करनी पड़ेगी, कुर्सियाँ अच्छी लगानी पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड अच्छा लगाना पड़ेगा, मार्कर अच्छा खरीदना पड़ेगा, प्रोजेक्टर अच्छा खरीदना पड़ेगा। सर्विस देंगे तभी आगे और एडमिशन्स होगी राइट। तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। एक काउंसलर रखना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस छपाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, या डॉक्टर भी होगा तो उसको कंपाउंडर रखना पड़ेगा। पेशेंट को बिठाने के लिए अच्छी बेंचें, साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। किसी ऐसी जगह पे हॉस्पिटल जहाँ बहुत गंदगी हो, पेशेंट नहीं जाएगा। तो हमें खर्चे करने पड़ेंगे। दवाइयाँ फ्री में देनी पड़ेंगी, इंजेक्शन्स मंगा के रखने पड़ेंगे, उसको गर्म करने के लिए स्टेलाइज की मशीनें रखनी पड़ेंगी, उसको गर्म करके ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। थर्मामीटर खरीदना पड़ेगा राइट। तो ये सब क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उससे बिजनेस चलेगा। तो शुरू में आपको जो एंट्रियाँ मिलेंगी उसमें ये सब आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं एंट्री शुरू करते हैं राइट। तो जितने भी बिजनेस में परचेज होगी, सेल होगा, डेटर्स होगा, क्रेडिटर्स होगा, एसेट्स होगी, लायबिलिटी होगा, एक्सपेंसेस होगा,
इन सबको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। बिजनेस में सारे टर्म्स को अब हम लोग 3 भागों में बांटने जा रहे हैं। जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी उनको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं सबको। एक पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में A/C करके लिखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सभी के आगे आप A/C लिख सकते हैं। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सबसे पहले पर्सनल। पर्सनल का मतलब ह्यूमन बीइंग। पर्सनल का मतलब पर्सन्स या कंपनी। पर्सन्स कहिए या कंपनीज कहिए। पर्सन कहें या कंपनी कहें, हम भी एक पर्सन हैं, आप भी एक पर्सन हैं। हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस गेनर हैं। जो डॉक्टर है उसके बाद पेशेंट आएगा, राइट। आप सामान का दुकान खरीदने जाते हैं तो दुकान वाला होता है, वो सप्लायर है, हम कस्टमर हैं। तो सब कौन है? सब लोग कौन है? पर्सन्स हैं, ठीक है। अब कंपनीज को आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, किसका कराते हैं? एयरटेल से कराते हैं, जियो से कराते हैं, हाँ, वोडा से कराते हैं। तो ये कौन है? कंपनी है। आपका मोबाइल वीवो का है, सैमसंग का है, कंपनी है ना। आपका पेन रेनॉल्ट का है, सेलो का है, ये कंपनी है ना। हमारा मॉनिटर, हमारा लैपटॉप एसर का है या HP का है, ये कंपनीज है। तो या तो पर्सन्स हैं या तो कंपनीज हैं। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। हम एक चेयर खरीदने जाएंगे तो हमने चेयर खरीदी किससे? फर्नीचर हाउस से खरीदी। मशीन खरीदेंगे तो मशीन वाले का नाम होगा मोहन मशीनरी, यहाँ से खरीदी, राइट। कई बार हम मालिक को नहीं पहचानते, कंपनी को पहचानेंगे। आप कुर्सी कहाँ से खरीद रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा आपने जूता कहाँ से खरीदा, तो आप बताएंगे मैंने P रोड से यहाँ पर ख़रीदा, इस दुकान से ख़रीदा। उसका नाम नहीं पता आपको कि वहाँ कौन बैठा होगा, अमित बैठा होगा कि सुरेश बैठा होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि हमने सुरेश से खरीदी, आप बताएंगे कि मैंने गोविंद नगर में इस दुकान से खरीदी, राइट। तो डीलिंग किसके साथ होती है? हमेशा कंपनीज के साथ होती है। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये सब कंपनीज से करेंगे। केवल सर्विस बिजनेस में हम लोग नाम बोलते हैं, या अजय सर से पढ़ते हैं या मनीष सर से पढ़ते हैं। हम AK गुप्ता डॉक्टर को दिखाते हैं कि हम किस डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जो भी है वो सब कौन है? पर्सन। दूसरा है रियल। रियल का मतलब वास्तविक चीज़ें, जैसे लैपटॉप, टेबल, ये हेडफोन, माइक, कोई स्टॉक, ये सब कैसी हैं? रियल थिंग्स। कैश रियल होता है, राइट। मतलब जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट्स, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं और जितनी भी करंट एसेट्स हैं, जितनी भी स्टॉक है, कैश है,
ये सब क्या है? रियल अकाउंट। जो बैंक में पैसा भी पड़ा रहता है उसको भी हम रियल मानते हैं। बैंक से पैसा आप निकालने जाते हैं तो नोट निकाल कर आते हैं, या फिर आजकल तो आप NEFT कर देते हैं, आप बोलते हैं हमने छुआ तो नहीं उसको, लेकिन पैसा तो आप ही का होता है। तो बैंक को भी हम लोग रियल की कैटेगरी में रखते हैं, होगा तभी तो ट्रांसफ़र करेंगे आप। तो रियल थिंग्स, ओके। इसके बाद नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब जो रियल नहीं है, हमको पर्सनल है। नॉमिनल का मतलब खर्चे, खर्चे जितने एक्सपेंसेस और इनकम है, जितने एक्सपेंसेस और इनकम है वो नॉमिनल में जाता है। वो नॉमिनल में जाएगा। एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, इससे मतलब नहीं है। नॉमिनल क्यों कहा जा रहा है? नॉमिनल इसलिए कहा जा रहा है कि हमने किसी की सर्विसेज की कोई एक वैल्यू रख दी है। दो तरीके का आदमी है, दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेबर है और एक मैनेजर है। लेबर को आप 8,000 दे रहे हैं, मैनेजर को आप 25,000 दे रहे हैं। काम तो दोनों लोग 8 घंटा कर रहे हैं, लेकिन आपने उसकी वैल्यू डिसाइड करिए कि तुम लेबर हो, कैटेगरी डिसाइड करिए, है ना। आपको इंस्टीट्यूट आना है, आप रिक्शा से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, या आप ओला करके आ रहे हैं, पहुंचना तो उतनी ही दूर पर है, लेकिन कई बार आप 25 रुपये दे रहे हैं, कई बार आप 50 रुपये दे रहे हैं, कई बार आप 100 रुपये दे रहे हैं, राइट। कई बार पैदल आ रहे हैं तो नहीं दे रहे। तो नॉमिनल है ना, डिसाइड हम कर रहे हैं। ये पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, महसूस हो रही है, हमने इसका डिसाइड कर लिया है कि इसका 12 रुपये यूनिट है 1 घंटे में। अब उसने हवा दी चाहे ना दी, 1 घंटा चलेगा या 1 यूनिट खर्च होगा, तो उसका जो भी है हमने उसका आपको दिया है, तो वैल्यू डिसाइड कर दी। 1 यूनिट का हम आपको 20 रुपये 12 रुपये दे रहे हैं, जब वो खर्च होगी तब, नहीं होगी तो नहीं। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल वैल्यूज़ हैं। वही पहले 12 रुपये करी, फिर मैंने 15 करी, फिर 20 करी, समय के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। पंखा तो वही है, हवा तो वही आ रही है, लेकिन हम अपने समय के हिसाब से उसको बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए इसको नॉमिनल कहा जा रहा है। तो ये नॉमिनल है। नॉमिनल का मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन हमने उसकी एक वैल्यू डिसाइड करके रखी। सारे खर्चों की वैल्यू डिसाइडेड होती है। सैलरी, इनडायरेक्ट सैलरी ले लीजिए, बिल एक्सपेंसेस ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हीरो को बुलाते हैं, वो 5 लाख ले लेता है 1 दिन का। एक गाना गाने का 5 लाख ले रहा है, हम गा रहे हैं तो हमें 100 ही रुपये मिल रहा है। तो वैल्यू डिसाइडेड है ना, उसकी गुडविल के हिसाब से। इसीलिए इन सबको क्या कहा जाता है? नॉमिनल कहा जाता है। तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम, हमारे लिए एक्सपेंसेस तो अगले के लिए इनकम है, हमारे लिए इनकम है तो अगले के लिए एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल की कैटेगरी में एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। टैली में थ्योरी ही आपको ज़्यादा समझनी है, समझ के एंट्री करनी है बस। आपको कैटेगरी समझ में आ जाए। फिर ये हमने 20 कैटेगरी बनाई थी, कैपिटल, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लायबिलिटी, बैड डेट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। इन सबको फिर हमने कितने में बांट दिया? केवल 3 में बांट दिया। आपको इन 3 की कैटेगरी समझनी है, पर्सनल, रियल और इकोनॉमिक। अब इन्हीं को एंट्री करने के लिए केवल 3 नियम है बस। अगर ये 3 नियम समझ में आ गए, तो पूरी टैली समझ में आ जाएगी, न कि केवल टैली, अकाउंटिंग समझ में आएगी। कल हम किसी कंपनी में जाते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे टैली अकाउंटिंग नहीं मिलेगा आपको। जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनका अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है, उसमें वो लोग चढ़ाते हैं।
आप जब जॉब करने जाएंगे तो आपको दो तरीके की जॉब मिलेगी, टैली की जॉब, अकाउंटिंग की जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब। टैली के में हम कहेंगे हमें सिर्फ टैली आती है, तो कहेगा हमारे पास टैली नहीं है, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ गलत है। अगर हमें अकाउंटिंग आती होगी तो हम कहेंगे हम अकाउंट्स जानते हैं, तो चाहे आप टैली दे दीजिए चाहे आप बेसिक दे दीजिए, दो ही सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। कुछ लोग टैली पे करते हैं, कुछ लोग बेसिक पे चलते हैं, कुछ लोग और तरीके के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। अगर हमको पर्सनल या नॉमिनल पता है, खर्चे पता है, खर्चे किसको कहते हैं, तो हम लोग इसी में भी चढ़ा लेंगे। जब आप बहुत बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो उनके अपने ही सॉफ्टवेयर बने होंगे MIS के, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS होता है उसके में, वो हमको अपडेट करना होता है। MIS के अंदर एम्प्लॉय भी होगा, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी होगा, एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और एम्प्लॉय का सैलरी रिकॉर्ड। सबसे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखिए, कौन मतलब मास्टर डाटा, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, कब से काम कर रहा है, सीनियर कब से है, कब उसका प्रमोशन ड्यू है। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल डाटा। तो कंपनी में एक पर्सनल डाटा बनाना होगा या बना हुआ होगा, उसमें मेरा नाम ऐड होगा जाकर के। फिर हम परफॉर्मेंस करेंगे अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से कि हमको कौन सी पोस्ट मिली है। अकाउंट्स वाला अकाउंट्स का काम करेगा, लेबर का काम करेगा, सेल्स वाला सेल्स का काम करेगा, सबका अपना अपना टारगेट होगा। फिर उनकी सैलरी का रिकॉर्ड आएगा, किसने कितने दिन काम किया, कितने दिन छुट्टी करी, काम पूरा किया कि नहीं किया, ज़्यादा किया तो प्रमोशन, उसको कमीशन मिलना है कि नहीं मिलना है। तो ये सब तीनों आपस में फाइलें रिलेट होंगी, डाटाबेस आपस में रिलेट होगा, राइट। तो कंपनी में MIS बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग नहीं है। सब जगह एक ही डेटाबेस में सब कुछ स्टोर रहेगा। आपको एक पार्ट मिलेगा कि आप कौन सा पार्ट संभालने के लिए जा रहे हैं। क्या आप सेल्स देख रहे हैं, क्या आप परचेज देख रहे हैं, क्या आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं, क्या आप बैंक देख रहे हैं, क्या आप अटेंडेंस देख रहे हैं। हमको वो चढ़ाना होता है, फिर वो सम अप होकर के अपने आप ही उसकी डिटेल निकल करके आएगी। तो हमको अगर ये कैटेगरी आप पता है तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज़ के बाद इसको रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, अपने टैली पे डबल एंट्री सिस्टम चलता है। अपने अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम होता है। हम लोग मान के चलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला मेरे लिए इनकम है तो अगले के लिए एक्सपेंसेस है, राइट। तो अगर हमको कुछ पाना है तो हमको कुछ खर्च करना पड़ेगा। पहले हम जब उस दिन शुभम का सामान था, क्वेश्चन था कि 100 पीस बिके, तो मैंने उससे पूछा आए कहाँ से। पहले तो हम परचेज़ करेंगे तभी तो हम बेचेंगे। तो पहले हमें एक तरफ खर्च करना पड़ता है, तब हमको पैसा वापस आता है। तो उसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। हर बार कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। आप फीस जमा करेंगे तो एजुकेशन मिलेगी। हमको फीस मिल रही है तो हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो कुछ लेना है और कुछ देना है, ये इक्वल है। इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक को हम लोग डेबिट कहते हैं और एक को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्टकट में DR लिखा जाता है, क्रेडिट को शॉर्टकट में CR लिखा जाता है। डेबिट या क्रेडिट। आपको पूरी अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट करने के नियम समझने हैं। ये 3 कैटेगरी के लिए केवल 3 नियम याद रखने हैं आपको। 3 गोल्डन रूल कहा जाता है इनको। डेबिट और क्रेडिट करने के 3 गोल्डन रूल हैं हमारे। पर्सनल के लिए रूल बताइए। हम लोग बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, जैसे इनको याद है। हर समय आपको ये 3 नियम याद रखने हैं, क्योंकि और कैटेगरी के हिसाब से हम इस समय कहाँ हैं, हम गिवर हैं, आप कौन हैं, रिसीवर हैं। तो हम क्रेडिट हैं और आप डेबिट हैं। और हमेशा अपने लिए सोचिएगा, हम अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को क्रेडिट कर रहे हैं और आपको डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिटर वर्ड हटा दीजिए, क्रेडिटर सप्लायर में आ गया। क्रेडिट बोलिए, डेबिट या क्रेडिट बोलिए। और उस समय ध्यान दीजिए, इस समय क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। आपने फीस जमा करी, ऐसा सच बिजनेस है ना, आपने फीस जमा करी तो आप गिवर हो गए, राइट। हाँ, और हम रिसीवर, राइट। इस समय आप सोचेंगे तो आप रिसीवर हैं, आप अपने आप को डेबिट करेंगे, आप सुन रहे हैं, और मुझे क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम गिवर। तो जब दो पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे, आप दुकान पर सामान खरीदने गए, उसने दिया, आपने लिया, तो सामान के केस में आप रिसीवर हैं और वो गिवर है। और कैश के केस में आपकी कैश गई, कैश आपके पास से जाएगी, दोनों ही चीज़ आपके साथ होगी, कुछ जाएगा और कुछ आएगा। आपका मतलब ये आप चीज़ बता रहे हैं कि आप किस क्षेत्र में करेंगे। हाँ, एंट्री करते समय ही सोचिए कि क्या हुआ, किस में जाके एंट्री करेंगे, किस जाके रुपया दिया तो किसमें जाके एंट्री करेंगे, या देना है किसमें जाके, मतलब क्या एंट्री सॉफ्टवेयर एक ही होगा। एंट्री के क्षेत्र अलग अलग है, एंट्री के क्षेत्र। और उस समय उस एंट्री के बारे में आप सोचेंगे कि उस एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है, और इसका इसमें चढ़ा गया, इसका इसमें चढ़ा गया, थोड़ा गलत हो जाएगा। तो जब दो पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, जब दो पर्सन आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। तो रिसीवर को डेबिट में डालना चाहिए और गिवर को क्रेडिट में डालना चाहिए। जब रियल थिंग्स होंगी, रियल थिंग्स का मतलब कैश और स्टॉक। रियल थिंग्स का मतलब कैश और स्टॉक। जब आप सामान खरीदने गए तो कैश गई, सामान आया। जब सामान खरीदने बाजार गए, सबसे ज़्यादा यही ट्रांजेक्शन होता है, यही बिजनेस है। हम सामान खरीदने जाएंगे और हम सामान बेचेंगे, राइट। वही तो काम करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यही काम करेंगे, जितना बेचेंगे तभी कस्टमर आएगा। लेकिन पहले इस बात को पूरा करते हैं, फिर इनकी बात को पकड़ते हैं। हम सामान बेच रहे हैं, हमने बिजनेस खोला है, क्यों खोला है, प्रॉफिट कमाने के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, हर समय सेल हो। जब सेल होगी, प्रोडक्ट जाएगा, कैश आएगा। एक चीज़ जाएगी और एक चीज़ आएगी। तो इसमें लिखा जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट में डालिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट में डालिए। ये रियल थिंग्स के बारे में बात हो रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने सामान कैश पे खरीदा या बेचा, बेचने के बारे में बात करते हैं। ब्रेड लेने कोई आया या
बड़ा बिजनेस करिए, डॉक्टर हैं, पेशेंट आया, आपने नाम लिखा, उसको पर्चा दिया, उससे फीस ली, वो चला गया, राइट। तो कैश दे करके चला गया। अब आप पेशेंट को याद रखेंगे? नहीं, पेशेंट को याद रखना है। अगर वो ठीक होगा तो आएगा, नहीं, दोबारा उसकी तबीयत खराब होगी तब आएगा। वो आया, उसने आपसे दवा मांगी, आपने उसको कैश लिया, दवा दी, वो चला गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। फिर आपने उसको बोल दिया 3 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, जब तबीयत खराब हो तब आना, लेकिन अभी का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। हम ब्रेड बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मॉनिटर लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप उठाया, आपको दिया, पैसा ले लिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तो 2 रियल थिंग्स हुई, कैश आई और कैश आती है मेरे पास, हम प्रोडक्ट दे देते हैं, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों रियल में ही आ गया, ये दोनों रियल में ही आ गया। सबसे ज़्यादा एंट्रियाँ यही मिलेगी आपको। बस काम खत्म, अगली बार फिर आप आओगे, फिर पैसे दोगे, फिर सामान लोगे, और जितनी बार आएंगे हमारे लिए अच्छा है। रियल और पर्सनल टकराएंगे तब जब उधार होगा, रियल और पर्सनल टकराएंगे तब जब उधार होगा। सामान दिया लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, तब पर्सनल को याद रखेंगे, तब आप डायरी में नोट करेंगे कि इस बंदे को सामान दे दिया गया लेकिन पैसा नहीं मिला, तब रियल और पर्सनल आएगा। ओके, तो ये क्रेडिटर में जाएगा, एक क्रेडिट और एक डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर होगा और मेरे पास से सामान चला जाएगा। देखिए गलती कर रहे हैं, मैंने लैपटॉप बेच रहा हूँ मैं आपको, आप बेचिए, ये पेन बेचिए मुझे, कितने के? पैसे कर लीजिए, क्या गया? तो माल क्रेडिट होगा ना, कि अजय मनानी क्रेडिट होंगे, हम तो रिसीवर हैं। अभी पैसा तो आया नहीं आपके पास और पेन चला गया आपका, तो पेन क्रेडिट हुआ, स्टॉक क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेन गई, पेन क्या है? स्टॉक है, ये सेल हुआ, तो पेन को क्रेडिट किया आपने और कैश आपके पास आया नहीं, तो आप रिसीवर कौन? रिसीवर कौन? पैसा आपसे लेना, रिसीवर कौन? पेन कौन ले गया? मैं, अजय मंदानी। जब प्राप्त आपने किया, आपका तो पेन चला गया ना, पेन गया और रिसीवर कौन है? हाँ, अगर हम आपको कैश दे देते, बात खत्म, कितने का? 10 रुपये का, तो आपने पेन दिया, मैंने 10 रुपये दे दिए, आपका पेन गया और कैश आपके पास आ गया। मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, मैंने आपसे पेन ले लिया और आपको पैसा नहीं दिया, तो आप नाम किसका लिख के रखोगे अपनी डायरी में? कि पेन किसको दिया आपने, याद रखिएगे ना, अजय सर को दिया, तो अजय सर रिसीवर हो गए और पेन आपके पास से चला गया। और कैश दे देते तो क्या आप मेरा नाम लिख के रखते? नहीं, तो आप पेन देते, मैं पैसा देता, बात करता। तो उस केस में कैश को कम डेबिट में रखते हैं, अगर पैसा आपको मिल गया तो डेबिट वर्ड कम, ये एक दूसरे से, या तो ये दो आएंगे, या तो ये दो आएंगे, या तो ये दो आएंगे, क्रॉस करेंगे, 3 में से कोई 2 आएंगे। क्लियर? और हमेशा अपने लिए सोचना है आपको कि मेरे लिए क्या होगा। समझ सकते, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी, कोई बात नहीं। इसके बाद नॉमिनल, ये सबसे सरल कैटेगरी है, ये सबसे सरल नियम है। इसमें लिखा जाता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस,
क्रेडिट ऑल द गेन्स, ये मतलब प्रॉफिट। सारे खर्चों को डेबिट में डाला जाता है, सारे खर्चों को डेबिट में डाला जाता है। लिखा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। उल्टा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, मेरे लिए गेन होगा। आप फीस दे रहे हैं, हमको फीस मिल रही है। आपके लिए वो एक्सपेंसेस है, मेरे लिए वो इनकम है। आप अपनी अकाउंटिंग में लिखेंगे तो आप फीस को डेबिट में डालेंगे, हम फीस को क्रेडिट में डालेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। और इसके साथ हमेशा ये जुड़ा हुआ होगा या ये जुड़ा होगा, क्योंकि फीस मिलेगी कैसे, कैश। तो हर एंट्री पर दो चीज़ें आएंगी, या तो दो ये, या तो दो ये, या इसमें से एक और इन दोनों में से कोई। राइट, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से। हाँ, तो इसलिए पहले समझा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल चालू होगा। ओके, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन अच्छी तरह समझ लेनी है कि एक्सपेंसेस क्या है और एसेट्स क्या है। एक्सपेंसेस क्या है और एसेट्स क्या है, क्योंकि एसेट्स आएंगी इसके अंदर और एक्सपेंसेस आएगा इसके अंदर। एक गाड़ी खरीदी, एग्जाम्पल लिया था, बाइक खरीदी 70,000 रुपये की, 1,000 रुपये का पेट्रोल डलाया, 1,000 इसमें आएगा, 70,000 इसमें आएगा। 71,000 पूरा एक साथ नहीं आएगा। खर्चा आप बोलोगे आज मैंने 71,000 रुपये खर्च कर दिए, मेरे को 71,000 को गए, लेकिन उसमें से 70,000 एसेट्स है, 1,000 एक्सपेंसेस। 70,000 एसेट्स है, 1,000 एक्सपेंसेस। खर्चा है, खर्चे की डेफिनेशन में पैसा दिया गया ये खर्चा नहीं है, पैसा दिया गया ये खर्चा नहीं है। आपने 20,000 रुपये कोका की फीस जमा कर दी, क्या ये खर्चा है? नहीं, ये तो भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आप सीख रहे हैं, वो एक्सपेंस नहीं है, डूबा नहीं है। ये एसेट बनेगी आपकी जाकर के भविष्य में। आप सीख रहे हैं, उसी से तो कैरियर बनेगा। तो जब पैसा जाता है, जब पैसा जाता है उसको खर्चा नहीं कहा जाता है, वो किस लिए जा रहा है ये डिपेंड करता है। 10 रुपये निकाले, 10 रुपये निकाले, एक चॉकलेट खरीद के खा लिया, इससे मेरी एनर्जी बूस्ट हुई। नहीं खाऊंगा तो चक्कर आके गिर जाऊंगा, ज़रूरी है। राइट, या मैंने भोजन किया, राइट, 10 रुपये का कुछ जाके बाज़ार में भोजन किया मैंने, तो इट्स पैसा खर्च हुआ। लेकिन नहीं करूँगा तो जिंदा कैसे रहूँगा? तो अपने आप को रूटीन में करने के लिए बाइक तो खरीद ली 70,000 रुपये की, अब हर हफ्ते 1,000 रुपये का पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो बाइक ही 70,000 की बड़े बड़े खराब हो जाएगी। राइट, तो एक्सपेंसेस का मतलब जेब से पैसा जाना इज़ नॉट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब जो जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है। सैलरी नहीं दोगे तो सारा काम खुद तो करेंगे नहीं, स्टाफ नहीं रखेंगे तो कैसे काम करेंगे? राइट, पेट्रोल नहीं भरेंगे तो कैसे करेंगे? बिजली का बिल नहीं देंगे तो कैसे होगा? ये मजबूरी नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलाना है तो करना है। और वही 10 रुपये हमने किसी गरीब को दान दे दिए, राइट, ये चैरिटी होती है। अपने लिए सोचिए, उसके लिए मत सोचिए। जो आपका डेबिट है वो अगले का क्रेडिट, जो आपका डेबिट है वो अगले का क्रेडिट। आपने जमा किया, आपने बैंक में जमा किया, आप क्रेडिट हो गया, लेकिन उसके लिए उसको पैसा मिला, डेबिट हो गया।
सोच रहा, उसके लिए नहीं सोच रहा, राइट। तो सबसे पहले तो अपने लिए सोचना है, अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए मतलब अपने बिजनेस के लिए, उसका पर्पस क्या है। ओके, तो इतना रोकते हैं, डेफिनेशन अच्छी तरह तैयार करनी है, मीनिंग क्लियर रखने हैं, बार बार धीरे धीरे इनको पढ़ना है। थैंक यू।